Hi everyone, welcome to another lecture. So today we'll be seeing collision handling using closed hashing. इससे previous video में हम already collision handling कैसे करते हैं वो देख चुके हैं, but using the open hashing. अभी हम देखने वाले हैं closed hashing. इसका fundamental क्या है, इसका basic idea क्या है, how it works, algorithm, उसका pseudo code हम देखेंगे examples के साथ. So let's start with closed hashing. ओपन हैशिंग के केस में हमने देखा था कि जब भी कोई कोलिजन होता है तो हम हैश टेबल के अंदर डेटा को स्टोर ना करा करके एक लिंक लिस्ट बनाते हैं और लिंक लिस्ट के हेड का एड्रेस वहां पर देकर हमारी जो लिस्ट है वो एक्सटेंड होती रहती है जब भी कोलिजन होता है. बट हियर इन केस ऑफ क्लोज हैशिंग इट इज अ बिट डिफरेंट, वो थोड़ा अलग है. देखते हैं कैसे. सो बेसिक आइडिया ये, सबसे पहले तो आप हैश इंडेक्स निकालोगे यूजिंग द हैश फंक्शन, नॉर्मली जो हमने उसमें भी किया था. अब अगर कोलिजन होता है यानी कि वो स्लॉट जो इंडेक्स आया है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. ओके, मैं यहाँ पर एक क्विक एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सपोज आवर टेबल साइज इज 7. ओके, आई होप दीज आर 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, और हमारे पास कुछ कीज है. सपोज द कीज आर 5, 19 एंड 26. ठीक है, ये कुछ कीज हैं जो इस हैश टेबल में इंसर्ट करनी है. अब क्या होगा, हमारा टेबल साइज कितना है 7, m टेबल साइज इक्वल टू 7. तो इसके लिए जब हम इंडेक्स हैश इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो 5 mod 7, तो ये आपको देगा 5. नेक्स्ट इज, तो ये जो 5 है वो 5th इंडेक्स में चला जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी 5 की और वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पर. नेक्स्ट इज 19 mod 7 विल गिव मी 7 2 14, अगेन 5 रिमाइंडर, तो इसका mod भी 5 आया. बट यहाँ पर ऑलरेडी 5th इंडेक्स में ऑलरेडी 5 स्टोर है, तो हम 19 को यहाँ पर स्टोर नहीं करा सकते. सो दिस इज व्हाट द पॉइंट सेकंड सेज, इफ दैट स्लॉट इज एम्प्टी प्लेस इट देयर. अगर ये एम्प्टी होता, जैसे हमने इसके केस में देखा था कि एम्प्टी था तो हमने 5 को प्लेस कर दिया. बट अगर सेकंड कंडीशन है, थर्ड पॉइंट में जो लिखी है, इफ इट इज ऑक्यूपाइड, अगर ये ऑक्यूपाइड है, फाइंड अनदर एम्प्टी स्लॉट यूजिंग वन ऑफ द प्रोबिंग टेक्निक. ये कुछ प्रोबिंग टेक्निक्स है, इसको एक एक करके हम देखने वाले हैं. इस लेक्चर में वी विल ओनली फोकस ऑन द लीनियर प्रोबिंग, ताकि आपको डीपली थोड़ा समझ में आ सके. इनको हम आने वाले लेक्चर्स में लेंगे. तो ये कुछ प्रोबिंग टेक्निक्स है. ये प्रोबिंग टेक्निक्स यूज करके आप फाइंड आउट करोगे कि कौन से सेल में या कौन से स्लॉट में आपको जो वैल्यू क्लैश हो रही है, कोलाइड हो रही है, उसको कहाँ पर डालना है. तो इसमें अनलाइक द ओपन हैशिंग आपको क्या करना है, इसी हैश टेबल के अंदर ही वैल्यूज को डालना है. अलग से लिंक लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू एडजस्ट और यू हैव टू अकोमोडेट ऑल द वैल्यूज और कीज विद इन दिस हैश टेबल. अगर यहाँ पर क्लैश हो रहा है तो नेक्स्ट में चलो, यहाँ पर क्लैश हो रहा है तो नेक्स्ट में चलो. अगर आप लास्ट तक पहुंच गए तो वापस सर्कुलर में आपको आना है. सो चेक करते हुए कि कहाँ पर एम्प्टी स्लॉट है, जहां पर एम्प्टी स्लॉट है वहां पर वैल्यू को प्लेस करो. अभी हम एक एक करके देखें कि ये जो प्रोबिंग टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं कि हमें प्रोबिंग टेक्निक यूज करनी है ये फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट कौन सा स्लॉट होगा जहां पर हम इसको डाल सकते हैं. उसके लिए हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर प्रोबिंग. सो कमिंग टू द लीनियर प्रोबिंग, सबसे पहला जो प्रोबिंग टेक्निक है वो है लीनियर प्रोबिंग. इसमें क्या होगा, जब भी कोई कोलिजन होगा, यू ट्राई द वेरी नेक्स्ट स्लॉट. आप उसके तुरंत जो भी अगला स्लॉट है वो चेक करोगे. अगर वो ऑक्यूपाइड है देन और आगे बढ़ जाओगे, उसके नेक्स्ट भी ऑक्यूपाइड है तो नेक्स्ट वाले पे बढ़ जाओगे. यानी कि अगर इंडेक्स 0 ऑक्यूपाइड है तो आप 1 ट्राई करोगे, 1 ऑक्यूपाइड तो 2. इस तरह से आप सीक्वेंशियली आगे आगे चलते रहोगे और चेक करते रहोगे और उसको रैप अराउंड करोगे. अगर आप लास्ट तक पहुंच गए, अगर आपके इंडेक्स 0 से लेकर 6 तक है और आपने यहाँ से सपोज कहाँ से 2 से स्टार्ट किया था चेक करना, आपका इंडेक्स जो कैलकुलेट होके आया है वो 2 आया. ओके, हैश फंक्शन से. सो 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 4, 5, 6 चेक कर लिया, कोई भी एम्प्टी नहीं, तो वापस से 0 पे आप जाओगे चेक करने. ठीक है, सिर्फ यहीं पर स्टॉप नहीं हो जाओगे. तो एक ये क्या है, रैप अराउंड है या सर्कुलर वे में आपको चेक करना है. सो इसका एक फॉर्मूला है. ये जो इंडेक्स आप कैलकुलेट करोगे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. सिंपली आप क्या करते थे, फंक्शन में जो भी आपको मॉड्यूलो या जो भी फंक्शन लगाना है, आप सिंपल आपका फॉर्मूला होता था हैश फंक्शन. बट यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट है. आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एच के मीन्स नॉर्मल मॉड, राइट. एच के का मतलब क्या हुआ, के मॉड एम, राइट. एम मतलब टेबल साइज, के मतलब की, मॉड मीन्स मॉड्यूलो.
ओके, सो इस फंक्शन में आपको i को प्लस करना है, i की कुछ वैल्यू चलेगी, ठीक है, वैल्यू चलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर m-1, फिर इस वैल्यू को आपको मॉड करना है m टेबल साइज के साथ में। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आप यूज करोगे। ये आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा, बट लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपको एक एक स्टेप समझाऊंगी कि कैसे हमने इसको यूज किया है इन कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट। ओके, सो दिस इज अवर एग्जाम्पल। इसमें आपका जो टेबल साइज है वो 7 है। कीज जो इंसर्ट होनी है वो है 10, 3, 17, 24 और 33। और सपोज जो आपको हैश फंक्शन गिवन है वो भी डिफाइंड है। सो अब हमने क्या किया, सेट ऑफ कीज के लिए जो इसकी इंडेक्स की वैल्यू है यूजिंग दिस हैश फंक्शन वो कैलकुलेट कर दी। तो ये आई 3, 3, 3, 3 एंड 5। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 3 बार कोलिजन हुआ है, राइट, क्लियरली। सो फर्स्ट टाइम तो ये इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि स्लॉट अवेलेबल होगा, उसके बाद ये थर्ड इंडेक्स ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो ये सारी वैल्यूज इंसर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि थर्ड इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो कोलिजन हो रहा है। सो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जो हमें गिवन है वो हर एक इंसर्ट ऑपरेशन के लिए, जब भी हम एक एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे जैसे कि 10, 3, 17, 24, हर एक के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। मैं साइड में यहाँ पर वो टेबल बना देती हूँ, hash table where these values will be inserted. So index start from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और इसमें हमने इंसर्ट करानी है ये सारी कीज। अब मैं सबसे पहले लेती हूँ इंसर्ट, पहला एलिमेंट क्या है 10, ठीक है, 10 को इंसर्ट कराना है तो इस फॉर्मूला में रखते हैं HK प्लस आई। इस होल वैल्यू को जो भी आएगा यहाँ पर HK प्लस आई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मॉड्यूलो करना है m के साथ, ठीक है। तो अब वैल्यू रख लेते हैं। इस की के लिए H10 प्लस आई जो हमारा स्टार्ट होगा वो 0 से लेके m-1 तक होगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो इसको इंसर्ट करने का तो आई की वैल्यू होगी 0। अगर आपको स्लॉट जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड मिलता है तो आप क्या करोगे, आई को इंक्रीमेंट कर दोगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू के साथ ट्राई करोगे, यानी कि 1 के साथ ट्राई करोगे, 2 के साथ ट्राई करोगे, 3 के साथ। कब तक ट्राई कर सकते हो, जब तक m-1 नहीं आ जाता। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है इसको इंसर्ट करने का, तो वैल्यू क्या रहेगी 0। और ये 0 हर एक केस में, हर इंसर्ट में 0 से इनिशियलाइज होगी। तो ये हो गया। और फिर मॉड टेबल का साइज है 7। ओके, H10 हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, क्या वैल्यू आई है 3, 3 प्लस 0 इज 3, 3 मॉड 7, क्या वैल्यू आई 3। तो देखेंगे क्या थर्ड इंडेक्स में जगह है, क्या वो ऑक्यूपाइड है या फ्री है। तो ये फ्री है थर्ड इंडेक्स, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी 10 इंसर्ट कराना था हमको। ओके, इसको मैं इरेज करके नेक्स्ट एलिमेंट लेती हूँ। सो इंसर्ट दूसरा एलिमेंट क्या है 3 को मुझे इंसर्ट कराना है। सेम वही फॉर्मूला HK प्लस आई मॉड m, वैल्यू रखते हैं फटाफट। HK किसको रख के 3 को रखकर जो HK आया वो कितना आया 3 प्लस मैंने बोला था i की वैल्यू 0, तो i की वैल्यू 0 है, तो 3 प्लस 0 0 मॉड 7, कितना देगा ये आपको 3 मॉड 7 विल गिव यू 3। अगेन इंडेक्स 3 आई, लेकिन क्या 3 पर स्पेस है, नहीं है, ये पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो हम यहाँ पर ये जो 3 एलिमेंट है या की है उसको इंसर्ट नहीं करा सकते। क्या करेंगे, i प्लस प्लस कर देंगे, i को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे 3, ये जो वैल्यू आई थी सेम यही फॉर्मूले में, बस i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देना है। 3 प्लस 1 मॉड 7, 4 मॉड 7 क्या देगा आपको 4। तो देखेंगे 4 खाली है, यस 4 खाली है, तो यहाँ पर 3 को इंसर्ट करा देंगे। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है 7, इंसर्ट कराना है 7। मैं यहाँ पर फॉर्मूला को नहीं इरेज करती, बस वैल्यूज को चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा HK या की क्या है हमारी 7, तो सॉरी 17, तो 17 की रखकर जो HK की वैल्यू आई थी इस फंक्शन ने क्या इंडेक्स दी थी 3, तो 3 प्लस 0, ठीक है। i की वैल्यू कितनी रखेंगे शुरू में, इस एलिमेंट के लिए सबसे पहले i को क्या रखेंगे 0, तो मॉड 7 3 आएगा ये। फिर ये तो क्लैश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू है, तो क्या कर देंगे 3 प्लस 1, i की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, i प्लस प्लस हो जाएगा, i इक्वल टू 1 हो जाएगा, मॉड
7, 4 मॉड 7 कितना देगा 4, 4 पे हमने जस्ट प्रीवियस वाला जो की है हमारी वो ऑलरेडी डाल दी, तो वो भी खाली नहीं है। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू 2, आई की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, 3 प्लस 2 यानी कि 5, 5 मॉड 7 आपको क्या देगा 5, 5 पे अभी स्पेस खाली है तो हम यहाँ पर 17 इंसर्ट करा सकते हैं, तो हम वहां पर इसको डाल देंगे। नेक्स्ट हमें जो एलिमेंट इंसर्ट कराना है वो है 24, इंसर्ट 24। वापस आई की वैल्यू 0 से चालू होगी। एच के की वैल्यू क्या है 24 के लिए, 24 के लिए एच के की वैल्यू 3 आई थी, तो 3 प्लस 0 मॉड 7 नहीं चलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, ऑलरेडी हम देख चुके। 3 प्लस 1, आई की वैल्यू 1 रख के भी नहीं आएगा, राइट, ये भी 4 आएगा, ये भी ऑक्यूपाइड है। 3 प्लस 2, 2 करके भी अब नहीं आएगा क्योंकि जो वैल्यू इंडेक्स 5 है वो उस पर ऑलरेडी एलिमेंट है। अब आई की वैल्यू 3 करके देखते हैं, क्या ये हो जाएगा 6 मॉड 7 विल गिव यू 6, तो अब 6th इंडेक्स पे डालेंगे हम 24 को, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो आप देख रहे हो, हालांकि ये सब अगर इस फंक्शन के हिसाब से देखें तो सबको 3rd इंडेक्स पे जाना था, लेकिन 3rd इंडेक्स तो फर्स्ट टाइम ही ऑक्यूपाई हो गई, तो हम आगे 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 नेक्स्ट स्लॉट में चेक करते जाएंगे, आई की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा है दैट इज 33, ठीक है, 33 के लिए एच के की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस 0, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी, मॉड 7, 5 मॉड 7 क्या देगा आपको 5, नहीं चलेगा क्योंकि 5 इज 5th इंडेक्स इज ऑक्यूपाइड। 5 प्लस आई की वैल्यू 1 कर देते हैं, 6 मॉड 7 क्या चलेगा, नहीं वो भी नहीं चलेगा क्योंकि 6 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो अब आई की वैल्यू को 2 रख के देखते हैं, मॉड 7 कितना देगा, 7 मॉड 7 विल गिव अस 0, तो 0 अभी खाली है तो हम फटाफट से 33 को भी इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से जितनी भी कीज थी सब इंसर्ट हो गई, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो 33 जो हमारी की थी उसकी आइडियली इंडेक्स आई कितनी थी 5, लेकिन 5 पे इंसर्ट हम करा पाए, नहीं करा पाए क्योंकि उससे प्रीवियस जितनी भी कीज थी वो नेक्स्ट 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 करने के लिए हमने उसमें ऑलरेडी एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, तो वो जगह खाली नहीं थी, वो खाली नहीं थी, तो फिर इसमें हमने नेक्स्ट चेक करते गए, नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट। तो इसका यही एक फंडा है, यही आइडिया है कि आप अगर अवेलेबल है जो कैलकुलेट हो गया है ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट में जाओ। ओके, सो एक पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार एक के बाद एक जो भी एडजेसेंट इंडेक्सेस हैं, यहाँ पर कंटिग्यूअस क्लस्टरिंग आप देख रहे हो। तो इस चीज को जहां पर मतलब एलिमेंट्स पैक्ड होते हैं एक के बाद एक लगातार इंडेक्सेस पे, उसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी क्लस्टरिंग, और ये आपको कब मिलता है, लीनियर प्रोबिंग में, जब क्लैशिंग आपको या कोलिजन आपके लगातार मिल रहे हो तो आपकी इस तरह के क्लस्टर्स बन जाते हैं। ओके, सो जस्ट नाउ वी हैव सीन हाउ लीनियर प्रोबिंग वर्क्स। ओके, तो वो कैसे वर्क करती है, बेसिक आइडिया क्या है, सो वो हमने देखा एक फॉर्मूला के साथ। सो नाउ लेट्स सी द सूडो कोड फॉर दिस लीनियर प्रोबिंग। यहाँ पर जस्ट एक सूडो कोड है, इसको आप जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंफर्टेबल है, यू कैन इजीली राइट योर कोड इन दैट, जस्ट टेकिंग द आइडिया और लॉजिक फ्रॉम हियर। ओके, सो वी हैव वन फंक्शन, उसका नाम है इंसर्ट, और उसमें जो इनपुट जा रहा है जो कि आपको इंसर्ट करानी है, दैट यू हैव टू पास इनटू दिस फंक्शन। सबसे पहले आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सो इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी आपको की गिवन है, की मॉड टेबल साइज आपको पता ही होगा। सो दिस इज द प्राइमरी हैश फंक्शन, उसकी कैलकुलेशन है। सो सबसे पहले वो कैलकुलेट करके आप रख लोगे, फिर आप क्या करोगे, आई को 0 से इनिशियलाइज करोगे, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, तो इसको बोलते हैं प्रोब काउंटर। प्रोब काउंटर को आप 0 से स्टार्ट करोगे और ये चलेगा m टेबल साइज -1 तक, ठीक है। सो यही स्टेटमेंट है अगली, कि जब तक i की वैल्यू टेबल साइज से कम है तब तक आप इस लूप को चलाएं। आपको क्या करना है, ये तो आपने प्राइमरी हैश फंक्शन निकाला था, एक और इंडेक्स आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, जो मैंने फॉर्मूला जस्ट इससे पहले स्टेप में आपको बताया था, तो ये जो इंडेक्स आई है यानी कि एच के, वो फंक्शन से जो इंडेक्स आई है एच के प्लस आई मॉड टेबल साइज, सेम वही फॉर्मूला है। ओके, अगर ये जो पोजीशन है इस पे जो हमें देखना है कि ये ऑक्यूपाइड है या वेकेंट है। अगर ऑक्यूपाइड है तब हमें क्या करना है, और अगर वेकेंट है तब हमें क्या करना है। अगर इस टेबल पे जो इस पोजीशन पे
टेबल की इस पोजीशन पे अगर हमने देखना है कि एम्प्टी है, अगर वो पोजीशन एम्प्टी है या फिर वो डिलीटेड है। ये डिलीटेड क्या चीज है, इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं बताऊंगी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिलीटेड, बट अभी के लिए आप जस्ट इस स्टेटमेंट को ऐसे के ऐसे ही देख लीजिए। सो टेबल की जो उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो एम्प्टी है, वो स्लॉट एम्प्टी है या फिर डिलीटेड है, अगर इन दोनों में से कोई भी उसका स्टेटस है, तब हम क्या करेंगे, की को, क्योंकि वो एम्प्टी है या वो डिलीटेड स्टेटस में है, तो हम की को इस एरे के, उस हैश टेबल के या उस एरे के इस पोजीशन पे उसको डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेट होकर आई है। एल्स अगर एम्प्टी नहीं है या उसका स्टेटस डिलीटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, काउंटर आगे बढ़ा देंगे आई का, और फिर देखेंगे कि आई की वैल्यू m-1 तक तो नहीं पहुंची है, ठीक है। अगर उससे लेस है, m से कम है, तो वापस नेक्स्ट आई प्लस प्लस यानी कि नेक्स्ट पोजीशन के लिए चेक करेंगे। अगर वो भी एम्प्टी नहीं है तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए, इस तरह से सर्कुलर लूप चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप यहाँ पर रिटर्न फेलियर की टेबल फुल हो चुका है, फर्दर कोई स्लॉट्स नहीं बचे हैं, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, यूजिंग दिस स्टेटमेंट। सो दिस इज द स्यूडो कोड फॉर लीनियर प्रोबिंग। ये डिलीटेड का क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इफ यू गो डीपर इनटू लीनियर प्रोबिंग। ओके, ये सारे जितने भी नोट्स हैं ये मैंने इसके साथ अटैच किए हुए हैं, आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। अभी बेटर होगा कि आप इससे समझें और फिर बाद में आप वहां से कॉपी कर सकते हैं नोट्स को। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिलीटेड, उसके बाद हम देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। क्वेश्चन इज व्हाई डू वी चेक डिलीटेड स्टेटस अलोंग विद एम्प्टी व्हेन वी इंसर्ट अ की इन अ लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग में हम दोनों स्टेटस क्यों चेक करते हैं? चलो एम्प्टी तो समझ में आता है कि जहां खाली स्लॉट है वहां पर आप की को इंसर्ट कर दो, बट उसके साथ में ये डिलीटेड स्टेटस क्या है और क्यों यूज होता है, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ट्विस्ट हो किस तरह से भी आता है कि डिलीटेड स्टेटस को मेंटेन ही क्यों किया जाता है इन केस ऑफ लीनियर प्रोबिंग क्लैशिंग कोलिजन को हैंडल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन स्टेट्स हैं यहाँ पर, एम्प्टी, ऑक्यूपाइड और डिलीटेड। एम्प्टी का मतलब है कि स्लॉट के में कभी कोई वैल्यू डाली ही नहीं गई है, वो कभी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा स्लॉट जिसमें कभी कोई की इंसर्ट ही नहीं हुई हो वो होता है एम्प्टी। नेक्स्ट इज ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब अभी करंटली उसमें कोई वैल्यू है, कोई की है, ठीक है, उस इंडेक्स में या फिर उस स्लॉट में। डिलीटेड मतलब उस स्लॉट में पहले एक की हुआ करती थी, यूज्ड टू होल्ड अ की, लेकिन अब नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिलीट कर दी गई, ठीक है, क्योंकि डिलीशन आप इंसर्ट करा रहे हो, ठीक है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो जिसमें इंसर्शन होता है उसमें डिलीशन भी पॉसिबल है, राइट, और सर्चिंग भी पॉसिबल है। सो जो भी ऑपरेशंस होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के, सो उस तरह से अगर कोई की डिलीट की गई है तो हम वहां पर उसको एम्प्टी ना करके डिलीटेड लेते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं हम, सो हम यहाँ पर देखते हैं। एक मैं टेबल लेती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ। सो इसका साइज है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। अब हमें जो कीज थी वो इंसर्ट करानी थी 2010 और 17, ठीक है, दो कीज इंसर्ट करानी थी। तो हम सेम मॉड्यूलो वाला फंक्शन यूज करेंगे कि के मॉड एम, एम इज द टेबल साइज। कितना टेबल साइज है? m इक्वल टू 7। तो सबसे पहले ये वाली की इंसर्ट हुई 10 मॉड 7, क्या रिजल्ट आएगा? 7 वन 7, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से 17 मॉड 7, तो ये जो थर्ड इंडेक्स है यहाँ पर हम क्या इंसर्ट कर देंगे? 10। ओके, अब आता है 17, 17 मॉड 7 विल गिव अस 7 टू 14, अगेन 3 रिमाइंडर। लेकिन जो थर्ड इंडेक्स है वो ऑक्यूपाइड है, तो हम क्या कर देंगे, उसमें आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। तो ये हमें क्या देगा? क्या देगा ये हमें? 18 मॉड 7, राइट। तो 18 मॉड 7 हमें क्या देगा? 4। तो 4 में देखेंगे 4 खाली है तो यहाँ पर 17 इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो किसी कारण से ये तो इंसर्ट हो गया, दैट्स फाइन, ठीक है। ये जो लीनियर प्रोबिंग है इसके हिसाब से ये अभी तक परफेक्ट है इंसर्शन। अब अगर मानो कि मेरे को किसी कारण 10 को यहाँ से रिमूव करना पड़े, डिलीट करना पड़े, तो हमने एक ऑपरेशन चलाया डिलीट 10, ठीक है। पहले इंसर्ट हुआ ये दो, फिर ये हो गया आपका पहले, फिर दूसरा डिलीट 10। तो हमने यहाँ से सबसे पहले हमने उसमें हैश फंक्शन में के मॉड 10 में इसको डाला होगा, 10 मॉड
7, तो हमें पता होगा थर्ड इंडेक्स पे जाके हमने इसको रिमूव कर दिया होगा, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया, थर्ड इंडेक्स से एलिमेंट डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि हम ये जो 17 नंबर है इसको हमें सर्च करना है, ठीक है, थर्ड ऑपरेशन अगर मैं यहाँ बोलती हूँ सर्च 17, ठीक है, ये सीक्वेंस है ऑपरेशंस की, किसी भी तरह भी हो सकती है, डेटा स्ट्रक्चर में कभी भी कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है, तो इसी तरह से कुछ सीक्वेंस है। अब मैं 17 को सर्च करना चाहती हूँ, 17 को सर्च करने के लिए मैं सेम वही जो हैश फंक्शन इसका है वो यूज करूंगी, 17 mod 7 क्या देगा मुझे 3, तो मैं सीधा कहाँ जाऊंगी थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे क्या वो एलिमेंट है, नहीं है, तो यहाँ पर मैं थर्ड इंडेक्स पे देखूंगी कि वो एलिमेंट नहीं है, तो मैं गलत तरीके से, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं, मुझे लगेगा कि 17 का जो इंडेक्स है कैलकुलेट करके वो थर्ड आया और यहाँ पर वो मिला नहीं, तो इसका मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो एम्प्टी हो गया था ना, इसको अगर मैं डिलीटेड स्टेटस रख लूंगी तो मेरी ये जो सर्च है ना ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आप इसको एम्प्टी कर लोगे तो उसको लगेगा कि एलिमेंट कभी इसमें था ही नहीं 17, लेकिन अगर मैं इसको स्टेटस को यहाँ पर डिलीटेड रख लूंगी तो ये अपनी सर्च को ना कंटिन्यू रखेगा, नेक्स्ट जो +1 करके जो हम इंडेक्स करते हैं उस पर अप्लाई करके देखेंगे कि अगले में तो नहीं है, अगले में तो नहीं, इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। दैट इज द रीजन कि हम डिलीटेड स्टेटस इसमें मेंटेन करते हैं। ओके, सो दैट द प्रोबिंग चेन डज नॉट ब्रेक, जो प्रोबिंग की जो चेन है वो कंटिन्यू, जो चीज हम इंसर्ट के लिए फॉलो कर रहे हैं वही हम यहाँ पर सर्चिंग, जब हम सर्च करेंगे ना तो भी सेम चेन फॉलो होगी, तो वो कब रुकेगा, जब उसको वो पूरी सर्च थ्रू आउट द जो उसका टेबल है हैश टेबल, वो उसमें सर्च खत्म नहीं हो जाती। ओके, वो प्लस प्लस करता रहेगा जस्ट लाइक इंसर्शन। सो दिस इज हाउ, so this is the reason why we maintain deleted status. Okay, now let's quickly see the time complexity of linear probing, कैसे behave करता है different scenarios में। So these are different cases, best, average and worst, and when it happens, कब होता है। So this is the case, number 1 is the best case। ये कब होगा, जब आपकी कोई भी कोलिजन नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी कोलिजन नहीं हो रही है, मतलब आप जैसे ही कोई की इंसर्ट करते हो, जो इंडेक्स कैलकुलेट हैश फंक्शन करता है वो स्लॉट एम्प्टी मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट की इंसर्ट करते हो, नेक्स्ट जो कैलकुलेट होकर इंडेक्स आया फिर वो स्लॉट भी आपको फ्री मिल गया, तो यानी कि कोई कोलिजन नहीं हो रही है। इंसर्ट की इन एम्प्टी स्लॉट, आप जो की आती जा रही है उसको एम्प्टी स्लॉट्स में आप उसको फिल करते जा रहे हो विदाउट एनी कोलिजन, तो ये हो गया आपका बेस्ट केस। इस केस में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी बिग O ऑफ 1 फिक्स टाइम पे होगी। नेक्स्ट इज द एवरेज केस। एवरेज केस में क्या होगा, कुछ कोलिजन्स आपको मिलेंगी, ठीक है, लेकिन जो लोड फैक्टर है वो लेस देन 0.7 रहेगा। लोड फैक्टर का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। सपोज आपके जो अवेलेबल स्लॉट्स है यानी कि टेबल की जो साइज है वो 10 है, ओके, टोटल स्लॉट्स जिसमें आप वैल्यू भर सकते हैं वो है 10 टेबल की साइज, और अभी तक आप कितने एलिमेंट्स उसमें भर चुके हो, वो कितना क्राउडेड हो गया है, वो कितना क्लस्टर्ड हो गया है। सपोज उसमें 7 एलिमेंट भर चुके हैं, ठीक है, तो आपका लोड फैक्टर अल्फा हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 10, दैट गिव्स यू 0.7, तो 0.7। तो जब तक लोड फैक्टर 0.7 से कम है, 0.6, 0.4, 0.5 इस तरह से है, तो तब तक तो आपका ये फिर भी एवरेज परफॉर्म करेगा और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 तक ही रहेगी। ओके, नाउ कमिंग टू द वर्स्ट केस, इसमें क्या होगा, आपका जो टेबल है बहुत बुरी तरह से क्लस्टर हो गया है और या फिर ऑलमोस्ट फुल हो गया है, ठीक है, इसमें आपकी जो लोड फैक्टर है वो चला गया है ग्रेटर देन 0.7। तो इस केसेस में क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, हर स्लॉट के लिए आपको प्रोब करना पड़ रहा है, जो भी आपकी की कैलकुलेट होके आ रही है हैश फंक्शन से, आप देख रहे हो वो स्लॉट एम्प्टी ही नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, हर बार वो स्लॉट फुल ही मिल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रोबिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये आपका बिग O n तक जा सकता है। ये कब होगा, जब आपका ये जो लोड फैक्टर है 0.7 से काफ़ी बढ़ गया है, ऑलमोस्ट आपका फुल की तरफ टेबल जा रहा है। इस केस में जो आपके डेटा एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे लोड फैक्टर आपका बढ़ गया है तो क्या करते हैं, जो भी इसका साइज़ है उसको डबल या ट्रिपल कर देते हैं टेबल के साइज़ को, ठीक है। तो एक अनदर आपको मैंने बताया था कि जो हैश टेबल है दिस इज़ नथिंग बट एन एरे, तो इससे बिगर साइज़ का एरे लेके उसमें जो भी कीज़ हैं उनको कॉपी कर देंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू साइज़। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं टू कीप द
क्योंकि वो वन टाइम की प्रोसेस है। इसको इस तरह से ले लो कि सपोज आपकी वार्डरोब फुल हो गई है, ठीक है, आपकी वार्डरोब फुल हो गई तो आपने सपोज उसके बदले एक बड़ी वार्डरोब परचेज कर ली और उसमें अपने सारे न्यू वाली जो बड़ी है डबल साइज़ की है उसमें आपने सारे क्लोथ्स रख दिए, तो वो जो क्लोथ शिफ्ट करने का प्रोसेस है वो वन टाइम है, यानी कि कीज़ को आपने बड़े टेबल में शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो आपके ऑपरेशन है, जैसे आपको कोई क्लोथ सर्च करने तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का एनालॉजी है इसमें। तो उसके बाद ए वन टाइम की एक्टिविटी है कि आपको साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके लोड फैक्टर को काफ़ी कम कर देगा। सो दैट इज़ द रीज़न। सो दिस इज़ हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर प्रोबिंग वर्क्स इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। ये डिफरेंट केसेस हैं जिसमें आपने देखा कि परफॉर्मेंस कब कम हो जाती है जैसे जैसे उसका लोड फैक्टर बढ़ता रहता है। सो दिस इज एवरीथिंग वी हैव लर्नड अबाउट द कोलिजन हैंडलिंग यूजिंग लीनियर प्रोबिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और फिर देखेंगे हम डबल हैशिंग। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है डू मेंशन इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट। मैंने नोट्स भी मेंशन कर दिए डिस्क्रिप्शन में, आप वो लिंक चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन एक्सेस दोज नोट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है you can ask me in the comments. As I have told, do not forget to like this video, do subscribe to the channel and share the video with your friends if you find it helpful. I will meet you in the next lecture. Thank you.